हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक सारणिक व आव्यूह के अनुप्रयोग की। पीछे हमने सारणिकों के अनुप्रयोग पढ़े थे, जहां पर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संरेख होने का प्रतिबंध प्राप्त करना और साथ ही दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करने का था। यहाँ एक साथ दोनों चीज़ों का यूज हो रहा है, सारणिक प्लस आव्यूह दोनों के लिए बात करेंगे हम। तो ये अनुप्रयोग हमारे पास यहाँ पर रेखिक समीकरण निकाय को हल करने के बारे में काम आने वाला है। तो सारणिक और आव्यूह की सहायता से हम रेखिक समीकरण निकाय को कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, आपने रेखिक समीकरण निकाय पढ़ी हैं, तो मान लीजिए कोई भी आपके पास समीकरण है ऐसी रेखिक समीकरण निकाय के रूप में, जो कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू d2। वह एक अन्य तीसरी इक्वेशन मान लीजिए a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इक्वल टू d3 है। ये आपके पास तीन चर राशियों वाली रेखिक समीकरण निकाय है। ऐसे दो चर राशियों वाली भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, लेकिन अपने सिलेबस में मैक्सिमम 3 तक की हैं, तो अपन 3 तक की बात कर रहे हैं, 2 या 3 चर राशि वाली। तो ये 3 की मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको हम समीकरण रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो देखने की बात है। तो देखो, समीकरण रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई जेड के जितने भी आपके पास गुणांक है, उन गुणांकों की आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक्स के, वाई और जेड के गुणांकों की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, पहली समीकरण में से तो a1 b1 c1, दूसरी समीकरण में से a2 b2 और c2, और तीसरी समीकरण में गुणांक है वो है a3 b3 और c3। ये गुणांक है तीनों में। ठीक है, हम इसको एक मैट्रिक्स A नाम दे देते हैं, और एक्स वाई जेड जो आपके पास चर राशियां हैं उसकी भी एक मैट्रिक्स बना देते हैं, जो कि एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में बना रहे हैं एक्स वाई और जेड। ये मान लीजिए चर राशियों की है, इसलिए इसको एक्स से नाम दे दिया है। इसके अलावा इन समीकरणों की जो सामने वैल्यू दी गई है उनकी भी हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं, तो वो मैट्रिक्स D1 D2 और D3 जैसा है उसी क्रम में, यानी इसको मैं एक नई मैट्रिक्स B नाम दे देता हूँ। तो देखो, ये जो आपके पास रेखिक समीकरण थी वो कन्वर्ट हो जाएगी ax इक्वल टू b। इस प्रकार से ये एक मैट्रिक्स समीकरण है, आव्यूह समीकरण है। जो दी गई समीकरण थी, समीकरण निकाय था, उसको हमने मैट्रिक्स समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। आप देखो, इनको गुणा भी करके देखोगे ना एज इट इज, और इनके सामने बराबर बी मैट्रिक्स के साथ में तुलना करोगे, सामने बराबर रखोगे, तो आपके पास यही समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, मैट्रिक्स समीकरण बना सकते हो। ये तो बन गई मैट्रिक्स समीकरण। अब मैट्रिक्स समीकरण बनने के बाद हम क्या करेंगे, सारणिक की सहायता से रेखिक समीकरण निकाय की प्रकृति का पता करेंगे। अब रेखिक समीकरण निकाय की प्रकृति दो प्रकार की होती है, संगत और असंगत। ये हमने 10वीं से पढ़ रखा है। संगत क्या होती है, जब रेखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय अनंत हल हों। जब रेखिक समीकरण निकाय के हल ज्ञात हों तो वो समीकरण निकाय संगत कहलाता है। अब हल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो अद्वितीय हों यानी केवल और केवल एक हल हो, या फिर कैसे हों, अनेक हल हों यानी अनंत हल हों। दोनों ही कंडीशन में रेखिक समीकरण निकाय है वो संगत कहलाता है। इसके अलावा असंगत कब होता है, जब कोई हल विद्यमान नहीं हो। जब रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं हो तो रेखिक समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। ठीक है, तो संगत और असंगत, अब कब संगत होता है और कब असंगत होता है ये भी जान लीजिए। जब आपके पास रेखिक समीकरण निकाय में आप मैट्रिक्स A बनाते हैं, तो मैट्रिक्स A की सारणिक का मान, यदि सारणिक A का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास समीकरण निकाय संगत होगा। और हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करता हूं मैं। यदि आपके पास सारणिक A का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब है जो आपके पास मैट्रिक्स A है वो कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है। उस कंडीशन में आप फिर किसकी वैल्यूज निकाल के देखेंगे, एडजेंट
ए की वैल्यूज निकाल करके देखेंगे। एडजेंट ए का मान कितना आता है। यदि एडजेंट ए आपके पास शून्य के बराबर आ जाती है तो इसके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। सारणिक ए की वैल्यू 0 हो यानी अव्युत्क्रमणीय हो और एडजेंट ए की वैल्यू आपके पास शून्य मैट्रिक्स आ जाती है तो उस कंडीशन में समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है। सेकंड कंडीशन असंगतता की कही थी हमने, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आता है क्या? जब आपके पास सारणिक ए की वैल्यू 0 हो, साथ में एडजेंट ए आपके पास शून्य मैट्रिक्स नहीं हो, शून्य मैट्रिक्स ऊपर आ चुकी है हो तो, और नहीं हो तो आपके पास कोई हल नहीं होगा, हो तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होगा तो हम ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो हमको केवल कौन सी कंडीशन में ज्ञात करना है? यहाँ पर हल केवल हम पहली ही कंडीशन में निकालेंगे जब आपके पास सारणिक ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। उस कंडीशन में ही हम क्या करेंगे? समीकरण के हल ज्ञात करेंगे, अदरवाइज इन्हें हल नहीं करेंगे। समझ गए? केवल इसी शर्त के लिए निकालेंगे, बाकी किसी कंडीशन के लिए हम ज्ञात नहीं करेंगे। बस चेक जरूर करेंगे कि हलों की प्रकृति कैसी है। तो फिर से समझ लीजिए, जब सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो अद्वितीय हल होते हैं और समीकरण निकाय आपके पास कैसा होगा? संगत होगा। यदि सारणिक ए की वैल्यू 0 होती है और साथ में एडजेंट ए की वैल्यूज भी 0 होती है तो समीकरण निकाय के अनंत हल मिलते हैं। उस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत कहलाता है। और तीसरी बात, जब सारणिक ए की वैल्यू 0 हो लेकिन एडजेंट ए की वैल्यू है वो 0 नहीं हो तो फिर समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। इट मीन्स समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। ठीक है। अब यदि आपके पास सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 है, हम इस कंडीशन की बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की, तो फिर इसके लिए आपके पास तीसरा चरण आ जाता है। अब तीसरे चरण में हम क्या करेंगे? आव्यूह सिद्धांत लगाएंगे, यानी आव्यूह समीकरण को हल करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। यानी हमारे पास इक्वेशन थी ax इक्वल टू बी, ये आव्यूह समीकरण थी। हम इसे हल करना चाहेंगे तो यहाँ से हम a हटाना चाहें, a हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस समीकरण को a इन्वर्स से गुणा कर देंगे। तो जैसे इधर हम a के पूर्व में गुणा कर रहे हैं, ऐसे यहाँ b के पूर्व में गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए सही क्रम में ही उसको गुणा करेंगे। यदि इधर कर रहे हैं तो यहाँ भी इधर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि b के बाद में लिख देंगे। यदि यहाँ a से पहले गुणा हो रहा है तो यहाँ भी b से पहले ही गुणा होगा, यानी पूर्व में ही गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे। a इन्वर्स a का मान i होता है, तो आई एक्स इक्वल टू a इन्वर्स b या x इक्वल टू a इन्वर्स b। इकाई मैट्रिक्स है, x से गुणा होकर के आपके पास x ही बन जाएगी, यानी i हट जाएगी वहाँ से। तो ये x इक्वल टू a इन्वर्स b, ये आपके पास क्या आ गया? हल आ जाएगा। यहाँ से जो ही आप a इन्वर्स को b के साथ गुणा करेंगे, x के साथ तुलना करेंगे तो आपके पास चर राशियों के मान आ जाएंगे, यानी यहाँ पे समीकरण हल हो जाएगी। अब कैसे करना है वो हम आपके पास यहाँ पर उदाहरण लेकर के आ रहे हैं। एग्जाम्पल है 27 आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, प्रकृति नहीं पूछी गई है, हल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको आव्यूह समीकरण रूप में लिखेंगे। तो ये आव्यूह समीकरण रूप क्या होगा इसका? सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई के गुणांकों की, जो कि 2, 5, 3 और 2। इसके अलावा दूसरी हम चर राशियों की बनाएंगे, यानी x और y की। और सामने आपके पास इनकी वैल्यू जो है उनसे संबंधित मैट्रिक्स, ये कहलाती है A, इसे कहते हैं हम x और इसे कहते हैं हम B। तो आपके पास समीकरण बन जाएगी ax इक्वल टू b। अब हमें क्या क्या चाहिए? a इन्वर्स चाहिए। तो a इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सारणिक a की वैल्यूज़ निकालते हैं, जो कितनी आएगी? 4 माइनस में 15, इट मीन्स माइनस में 11 आ जाएगी। अब एडजेंट a निकालेंगे। एडजेंट a आपके पास क्या बनेगी? एडजेंट a की वैल्यूज हमने बताया है, 2 क्रम की आपके पास मैट्रिक्स हो तो एडजेंट a बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, 2, 2, -3 और माइनस में 5। इसलिए आप यहाँ से a इन्वर्स को ज्ञात कर सकते हैं, यानी एडजेंट a बाई सारणिक a। अब सारणिक a की वैल्यू माइनस में 11 है तो ये जाएगा माइनस में 1/11 और 2, माइनस में 5, माइनस में 3 और 2। ये हमारे पास a इन्वर्स आ गया। अब ax इक्वल टू b से आप यहाँ x को लिख सकते हो, वो हो जाएगी a इन्वर्स b। ऊपर बता चुके हैं, जब आपके पास ax इक्वल टू b आव्यूह समीकरण है तो वहाँ से x निकाला जा सकता है a इन्वर्स b की सहायता से। इसलिए हम
x को लिख सकते हैं a इनवर्स b। a इनवर्स की जगह माइनस में 1/11 और 2 -5 -3 और 2, इसे गुणा करना है हमें b मैट्रिक्स से। b मैट्रिक्स की वैल्यूज है वो 1 7 थी, तो ये 1 और 7 बस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो ये माइनस में 1/11 और गुणा करेंगे 2 को 1 से तो 2 और -5 को 7 से करेंगे तो माइनस के 35, माइनस के 3 को करेंगे 1 से तो -3 और 2 को 7 से करेंगे तो 14। तो सरल किया तो माइनस में 1/11, माइनस के तो हो गए 33 और यहाँ से प्लस के हो गए ये 11। तो अब हम यहाँ पे -11 का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो आपके पास x को हम लिख सकते हैं xy और इधर आपके पास सामने -11 का भाग देते हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1। तो यहाँ तुलना करते ही आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएगी 3, ये x का मान आ गया आपके पास, वह y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो आपके पास एक समीकरण का हल आ गया, x बराबर 3 व y बराबर -1। ठीक है, चलिए 28वां एग्जाम्पल देखते हैं। 28वें एग्जाम्पल में कह रहा है समीकरण निकाय को आप हल कीजिए आव्यूह विधि की सहायता से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसे आव्यूह समीकरण में लिखेंगे। तो रैखिक समीकरण को आव्यूह समीकरण में बदलने पर तो आव्यूह समीकरण आपके पास बनेगी, वो क्या होगी, पहले तो एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2, ये तो हो गई A। और चर राशि से बनने वाली मैट्रिक्स होगी स्तंभ मैट्रिक्स, वो बनेगी एक्स वाई जेड और सामने इनकी वैल्यू से बनने वाली 8 1 और 4, ये आपके पास B हो गई। इसको कहते हैं हम A, ये है हमारे पास X और ये हो गई B। तो क्या बन गया ये AX = B, या फिर आप X को लिख सकते हो A इनवर्स B। हम A इनवर्स B में वैल्यूज़ पुट करेंगे, A इनवर्स की और B की और X की वैल्यूज़ प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें चाहिए सारणिक A। तो सारणिक A का मान पता करेंगे, इसके हल विद्यमान है या नहीं है पता लग जाएगा। सारणिक A की वैल्यूज़ कितनी आएगी, तो देखो 3 और 2 माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और प्लस में 4, इसके अलावा 3 3 के लिए माइनस में 6 और माइनस का 4। सरल करते हैं तो यहाँ से -3, 2 में से 3 घटाएंगे -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ 8 दूनी 16 और यहाँ करेंगे 6 4 10, 10 को करेंगे 3 से गुणा तो माइनस के 30। तो देखो कितने बच गए आपके पास -17, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपके पास अद्वितीय हल विद्यमान है और आप इसे आगे हल कर सकते हैं। अब हमें चाहिए एडजेंट A। एडजेंट A कैसे निकालेंगे, एडजेंट A निकलेगा सेखंडों से। तो सेखंड ज्ञात करते हैं हम सभी। A11 कितना होगा, सबसे पहले A11 यानी अभी निकाला था, यहाँ 2 माइनस का 3 कितना आ रहा है -1। वह नेक्स्ट A12 ये हमने निकाला, यहाँ पर वो आ रहा है -8। ऐसे ही A13 निकालेंगे हम, वो आ रहा है आपके पास -10। ऐसे ही आगे A21 की बात करते हैं जो कि नेगेटिव होगा और यहाँ निकालेंगे तो -2 को 2 से गुणा करेंगे -4 और -3 को हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएंगे घटाने पर प्लस के 9, तो प्लस के 5 बचेंगे, माइनस से गुणा होंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट पे A22 पर जो कि पॉजिटिव होगा और ये वैल्यूज 2 को 3 से करने पर 6 और 4 को 3 से करने पर 12, तो वैल्यू मिलेगी -6। ऐसे ही A23 निकालेंगे हम -1 के लिए, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी और माइनस के 9, इसके अलावा प्लस के हो जाएंगे 8। तो यहाँ से -1 और माइनस से गुणा होगा तो प्लस में 1 हो गया ये। चलिए और देखते हैं हम आगे किसके लिए, तीसरी पंक्ति यानी A31 के लिए निकालेंगे, पॉजिटिव ही आएगा और मान हो जाएगा 2 माइनस का 3 यानी -1। फिर A32 को निकालेंगे यानी -3 के लिए निकालेंगे तो -3 और माइनस के 6, -3 और माइनस के 6, देखो भाई माइनस में होंगे, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 2 के लिए, वो हो जाएगा 3 + 4, A33 3 + 4 इट मीन्स 7। ये सभी हमारे पास सेकंड आ गए।
तो सेक खंडों से हम एडजेंट ए मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ये एडजेंट ए डायरेक्ट लिख दूँ, पंक्तियों वाले जो आपके पास सेक खंड हैं उनको स्तंभों के सेक खंड बना देता हूँ। तो पहला -1, फिर माइनस में 8, फिर माइनस में 10। नेक्स्ट है -5, -6, 1, फिर -1, 9 और 7। ये एडजेंट ए है हमारे पास, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजेंट ए बाई सारणिक ए। और सारणिक ए की वैल्यू हमारे पास थी वो -17 थी, तो -17 का भाग लग जाएगा। और एडजेंट ए को हम लिख लेंगे -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। आप चाहें तो इस माइनस को अंदर भी गुणा करके लिख सकते हो। अब आ जाइए आप, जो कि क्या था हमारे पास x = a इनवर्स b, इसलिए x = a इनवर्स की जगह पर 1/17। और देखो माइनस को अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो 1, 5, 1, 8, 6, -9, 10, -1 और -7। इसे गुणा करेंगे हम b मैट्रिक्स से, और b मैट्रिक्स एक स्तंभ मैट्रिक्स है जो हमने निकाली यहाँ पर 8, 1, 4। तो यहाँ रख देंगे 8, 1 और 4। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1/17 तो एज इट इज़ हैं। और यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 को 8 से 8, 1 को 5 से 5 और 1 को 4 से 4। फिर 8, 8 64, 6 को 1 से करेंगे 6, -9 को 4 से करेंगे तो 36। नेक्स्ट 10 को 8 से करते हैं तो 80, -1 को करेंगे 1 से तो -1, और -7 को 4 से करेंगे तो -28। सरल करते हैं हम इनको, तो ये जाएगा 1/17। और यहाँ 8, 5, 13, 4, 17। यहाँ 64 और 6 70, 17 में से हम 36 घटाएंगे तो बचेंगे 34। 80 में से हम 29 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 51। हम 17 का भाग दे देंगे, तो जो ही हम 17 का भाग देंगे तो 1, 2 और 3 हमारे पास आ जाएगा। यानी x की जगह पर भी हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं x, y, z, और सामने आपके पास है 1, 2, 3। तुलना करेंगे हम इनकी, तो तुलना करने पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी x = 1, y = 2 व z = 3। ये हमारे पास रेखिक समीकरण निकाय के हल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वें एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बनानी है। कहता है 3 संख्याओं का योग 6 है। हमें संख्या ही नहीं पता है, हम मान लेंगे 3 को x, y और z। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें, यानी z को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या यानी y में जोड़ दें, तो हमें 11 प्राप्त हो जाता है, यानी वो 11 के बराबर होगा। इसके अलावा कहता है पहले और तीसरी को जोड़ दें, यानी x और z को जोड़ दें, तो हमें दूसरी संख्या का दुगुना यानी y का दुगुना प्राप्त होता है, यानी 2y के बराबर मान मिलता है। इसका बीजीय निरूपण यानी रेखिक समीकरणें बनानी है और इसको आयु विधि से ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे तीनों संख्याओं को, कि माना 3 संख्याएं x, y तथा z हैं। तो ये हमने मान लिया। तब प्रश्न के हिसाब से हम समीकरण लिखें। तो सबसे पहली है समीकरण x + y + z = 6 दे रखा है इसने। सेकंड में कहता है यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके लिखते हैं और उसे दूसरी संख्या यानी y में जोड़ देते हैं, तो ये आपके पास किसके बराबर आती है, 11 के बराबर। तथा एक और वैल्यू कही उसने कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो फिर वो दूसरी संख्या के दुगने के बराबर होती है। तो दूसरी संख्या y है, उसके दुगने के बराबर। या आप इस लास्ट वाले समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हो, x - 2y + में z बराबर 0। ये आपके पास 3 समीकरण यानी समीकरण निकाय बन गया। अब समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण में लिखेंगे, तो आव्यूह रूप क्या होगा इनका, तो आव्यूह समीकरण रूप तो क्या बन जाएगा, ये तो हमने बनाया गुणांकों वाली मैट्रिक्स x, y, z के गुणांकों की। पहली समीकरण से गुणांक 1, 1, 1। दूसरी समीकरण में x नहीं है तो 0, y का गुणांक 1 है और z का कितना है, 3 है। और तीसरी समीकरण में x का गुणांक 1, y का -2 और z का भी 1। फिर चर राशि वाली आपके पास मैट्रिक्स बनेगी स्तंभ, जिसको हम 3 चर राशियाँ x, y, z ऐसा कैसा लिख देंगे। और सामने आपके पास समीकरणों के जो मान हैं उनको लिखेंगे। पहली समीकरण में 6,
दूसरी से 11 और तीसरी से हमें 0 मिल रहा है। तो ये कहलाती है ए मैट्रिक्स, ये कहलाती है एक्स और ये कहलाती है बी। तो आपके पास आव्यूह समीकरण आ जाएगी ए एक्स इक्वल टू बी, और जिसका हल हम जानते हैं क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। बस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए इनवर्स को ज्ञात करना है, हम आसानी से एक्स को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए का मान। तो देखिए सारणिक ए की वैल्यूज क्या बनेगी, वो 1 1 1 0 1 3 1 -2 और 1। हम पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार लिखेंगे तो 1 और 1 प्लस में 6, नेक्स्ट 0 होगा और उससे नेक्स्ट आपके पास फिर 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 3 - 1, तो हो गया 7 + 2 यानी 9, और 9 है और नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पर हल विद्यमान होंगे और अद्वितीय होंगे। तो चलिए आगे हल निकालने के लिए हमें चाहिए सेकंड, तो हम सेकंड निकालेंगे सारे। तो A11 कितना आएगा, A11 यानी पहला तो हो जाएगा 7। फिर A12 की बात करते हैं तो इस वाले 1 के लिए हमारे पास वैल्यूज़ होगी वो माइनस में 0 माइनस का 3, इट मीन्स प्लस का 3। इसके अलावा A13 पे हम पहुंच जाते हैं तो A13 पॉजिटिव होगा और उसके लिए वैल्यू होगी 0 - 1, इट मीन्स माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं हम A21 के लिए ये निकालेंगे तो माइनस में और 1 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट A22 की हम बात करें तो वो आपके पास 1 माइनस का 1 यानी 0 होगा, और A23 पे आ जाते हैं हम तो वो 1 को गुणा करेंगे माइनस के 2 से, तो ये आपके पास माइनस में 2 और माइनस का 1, तो ये आपके पास हो गया -3, माइनस से गुणा होने पर प्लस का 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम A31, इस पे आ जाते हैं तो 1 वाली कंडीशन में हम निकालेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये 3 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 2। फिर आगे A32 पे आते हैं हम तो A32 में हमारे पास 1 गुणा होगा 3 के साथ में तो ये हो जाएगा माइनस में होगा 3 और ये 0, इट मीन्स माइनस का 3। नेक्स्ट A33 पे आ जाते हैं, 1 के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस में 0 1 मिलेगा, इट मीन्स हमारे पास एडजॉइंट ए जो बनेगी वो पंक्तियों वाले जो आपके पास सेकंड आए उनको स्तंभों के रूप में लिख देते हैं, यानी 7 3 माइनस का 1 माइनस का 3 0 3 और 2 -3 और 1, ये आपके पास एडजॉइंट ए। इसलिए ए इनवर्स को निकाल देंगे अब हम, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई सारणिक ए, और सारणिक ए का मान 9 आया था तो 1/9, और जो भी आपके पास मैट्रिक्स है वो 7 -3 और 2 3 0 -3 -1 3 और 1। अब हम समीकरण 1 पर पहुंच जाते हैं। समीकरण 1 क्या थी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की जगह तो 1/8 और मैट्रिक्स है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1। हम इसे गुणा करेंगे b यानी 6 11 0 के साथ में। तो चलिए अब गुणा कर दीजिए, क्या क्या मिलता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो करें गुणा, 7 को 6 से 42, माइनस में 11 को करेंगे 3 से तो ये कितने हो जाएंगे 33, और 2 को करेंगे 0 से तो ये 0 ही रहेगा। फिर 3 को करते हैं 6 से, ये बन जाएंगे 18, फिर होगा 0 और नेक्स्ट भी हो जाएगा 0, फिर माइनस के 6 प्लस के 33 और 0, यानी हमारे पास जो मान आया वो 1/8, और 42 में से 33 कम करते हैं 9, नेक्स्ट में 18 और 33 में से 6 कम करेंगे तो 27, और यहाँ पर 9 है भाई, 8 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम 9 का भाग दे देंगे। 8 कहाँ से लिख दिया, 9 चल रहे थे भाई, तो हम 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग देते ही हमारे पास x मैट्रिक्स है उसको यहाँ लिखें तो XYZ, और सामने आपके पास 9 का भाग लगते ही बन जाएगी 1 2 3। अब तुलना कर देंगे, और तुलना करने ते ही हमारे पास x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 व z इक्वल टू 3, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। यानी जो समीकरण में संख्याएं दी गई थी वो संख्याएं आपके पास 1 2 3 होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की। तो यदि
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।